This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक कृष्ण द्वितीया दिनांक 2 डिसेंबर 2020 चरक सूत्र स्थानाध्याय 27 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोतिः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवं सुखं पचेदित्याहारम् आयुष्येष बलाय च। तर्हि अनुपानं हितम् अनुपानं युक्तम् आशु मानवं तर्पयति सुखं पचति च आहारं सुखं पचति आयुषे च बलाय च। तर्हि आयुकृते वा बलकृते वा आहारस्य सुखेन परिणमनम् अनुपानेन क्रियते। यत् हितं युक्तं च अनुपानं स्यात् तत् मानवम् आशु तर्पयति। तर्हि अनुपानविषये अवश्यमेव चिन्तितव्यम्। अपवादः के नोर्ध्वाङ्गमारुताविष्टा न हिक्ता श्वासकासिनः न गीतभाषाध्ययन प्रसक्ता नोर्शिक्षताः पिबेयुरुदकं भुक्त्वा तत्ति कण्ठोरसि स्थितं स्नेहमाहारजं हत्वा भूयो दोषाय कल्पते। तो इन लोगों को पानी नहीं पीना है खाना खाने के बाद। कौन कौन है? न ऊर्ध्वांग मारुताविष्टा, ऊर्ध्वांग में जिनके वायु का प्रकोप इस प्रकार का है। न हिक्ता श्वासकासिनः, हिक्ता श्वास अवकाश गीत भाषा अध्ययन प्रसक्ता, तो गीत भाषा अध्ययन में प्रसक्त है वो करते रहते हैं। न उरशिक्षता, और जिनके उर में क्षत है तो उरक्षत है वो भी भुक्त्वा पिबेयि न उदय पिबेयुः उदकम्, खाना खाने के बाद वो पानी नहीं पिए। तद्धि कंठोरसि स्थितम, कंठ और उर्व में स्थित हो जाता है। स्नेहम आहारजम हत्वा भूयो दोषाय कल्पते, और आहार का जो स्नेह है उसका हरण करते हुए दोष के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये समस्तूल कुशा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपाः, ये वाग्भट में आया है कि मध्य में पानी पीने से सम शरीर, अंत में पानी पीने से कफ वृद्धि या स्थूलता, और शुरू में पानी पीने से कृशता, इस प्रकार की निर्माण होती है, ऐसा उनका कहना है। और इसके ऊपर कुछ संशोधन हुआ है, खास करके स्थूल व्यक्ति में खाना खाने से पहले पानी पीना।
इसमें ऐसा है कि अग्नि अगर ज्यादा ही तीव्र है हाँ, और उसके लिए ज्यादा खा रहे हैं और फिर उसका मेद ही बन रहा है, तो अग्नि को थोड़ा कम करने के हिसाब से ये खाने के शुरू में पानी देना ये उचित इस प्रकार का रहता है। नहीं तो बीच बीच में खाते हुए पानी पीना यही सबसे उचित है। गीत भाषा अध्ययन प्रसक्तों के लिए इसमें पानी नहीं देना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं देना है। और ऊर्ध्वजत्रुगत वात विकार किस प्रकार के है, हिक्का श्वास कास ये है, तो उसमें भी पानी नहीं देना है। ये स्नेहम आहार जब हत्वा पोस्ट कोविड ज्यानं लंग फायब्रोसिस झाला त्यांना बोललो तर पानी कमी सांगावे का, अपथ्य सांगावे का, सही रहेगा पानी नहीं देना है। शुरू में पानी पीने से अग्निमांद्य नहीं होगा क्या? होता है। अग्निमांद्य करने के लिए ही वो करना है, क्योंकि क्षुतृषौस्ततोधिकम, क्षुधा और तृषा उनको बहुत ज्यादा रहती है और एक विशेष सर्कल सेट हो जाता है कि स्थूल व्यक्ति में एतो विदहत स्थूल मनदावो वनम व्यथा, जैसे कोई आग लगी हो जंगल में और वो अंदर पूरे वन को जला देती है, उसी प्रकार ये वायु और अग्नि ये दोनों शरीर को जला देते हैं। तो उसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि अगर भूख ज्यादा ही है और उसके जरिए खाना ज्यादा जा रहा है और फिर उसका मेद ही बन रहा है, तो शुरू में पानी देने से अग्निमांद्य होगा और अग्निमांद्य होने के कारण भूख कम हो जाएगी, तो ये खाना जो है वो सीमित मात्रा में जाएगा, ये एक थोड़ा सा उसमें है। गिरीश का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं दशवदन के दो के समय में, या फिर ये मधुचिष्ट जो है वैक्स, हनी बी वैक्स, वो भी दे सकते हैं कि भूख कम करने के लिए इस प्रकार से। लेकिन इस तरीके से पानी पहले पीने से भी अग्निमांद्य होता है और वो यहाँ पे चाहिए क्योंकि अग्नि ज्यादा ही बढ़ा है इस प्रकार से। तो अभी इसके बारे में काफी विभिन्न मत प्रचलन में है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है, ये तो शास्त्र सम्मत नहीं। अन्येन कुक्षेर्द्वावंशौ पानेनैकं प्रपूरेत, ये वाग्भट का है, तो 2 हिस्सा घन आहार और एक जल और नहीं तो चरक का ले लेंगे तो घन 1/3, 1/3 द्रव और 1/3 टू बी केप्ट एम्प्टी, तो 1/3 हिस्सा जो है उतना ही द्रव लेना है, पानी भी उसी में आ जाएगा इस प्रकार से। तो इतना अगर पानी रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो ही ठीक है, और वैसे आहार भी रिस्ट्रिक्टेड ही करना इस प्रकार का है तो ज्यादा मुसीबत इस प्रकार की नहीं आती, और खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहे, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का है। जब भी चेंजिंग टेस्ट आती है, रस बदलता है, स्वादु वगैरह जो है वो शुरू में ले लिया, मध्य अम्ल लवणोत्कटा और अंत में कटुतिक्त कषाय, ये जो बताया गया। तो मेजर चेंज अगर वहां पे आता है तो अ, बीच में पानी पीना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अत्यधिक अध्ययनाचा कसा संबंध असेल? अध्ययन जो करते हैं वो एक्चुअली ऊंचे स्वर से ही करते हैं, मन में अध्ययन नहीं होता है। अध्ययन का मतलब पाठ करना इस प्रकार का है, और वो ऊंचे स्वर में किया जाता है, तो फेफड़ों पर ज्यादा श्रम, फेफड़ों के ज्यादा श्रम हो जाते हैं, उस हिसाब से होगा। ये कंठोर से स्थितम, कंठोर में स्थित हो जाता है ये पानी, और आहार के स्नेह को निकाल देता है। तो ये एक अजीब चीज है थोड़ी सी।
कि आहार में स्नेह होने के बावजूद भी अगर इन लोगों ने ऊपर पानी पिया तो आहार का स्नेह जो पचन के लिए वगैरह आवश्यक है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हरण हो जाएगा इस पानी के जरिए। और ये कहा जाएगा, ये तो पता नहीं है, वहीं पे वो स्थित है, शायद कफ को निर्माण करने वाला इस प्रकार का होगा। तो ये बड़ी अजीब चीज है कि इस प्रकार से आहार के स्नेह का हरण करते हुए दोषाय कल्पते, दोष को निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है, तो कफ दोष को बढ़ावा इस प्रकार का देता है। तो ये लोग पानी नहीं पिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए, और जहां उरस स्थान में ही ज्यादा व्यायाम हो जाता है, कष्ट हो जाता है, उसमें ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अभी वेट लिफ्टिंग वगैरह जो करते हैं उनके बारे में भी ये बात सोचनी होगी कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, बीच बीच में थोड़ा पानी ले लेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में पानी ले लेंगे। ये जो 1 घंटे के बाद बहुत सारा पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है, ये जो प्रचलन है उसका कोई शास्त्रीय आधार हमारे ग्रंथों में तो नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना ही इस प्रकार का पड़ेगा। अन्नपानैकदेशोऽयम् उक्तः प्रायोपयोगिका द्रव्याणि न हि निर्देष्टुं शक्यं कार्त्स्येन नामभिः। यथा नानौषधं किंचित् देशजानां वक्षो यथा द्रव्यं तत्तत् तथा वाच्यम् अनुक्तमिह यद्। तो ये प्रायोपयोगिक इस प्रकार का अन्नपान एक देश, अन्नपान का कुछ हिस्सा यहाँ पे बताया गया है। तो जिसका ज्यादा प्रचलन है उसके बारे में, उस ये जो अन्नपान है उसका एक हिस्सा, वो भी पूरा अन्नपान नहीं बताया, यहाँ पे बताया गया है। द्रव्याणि नहीं निर्देष्टुम शक्यम कार्त्स्येन नाम, सभी के सभी द्रव्य उनके नाम से बताना शक्य नहीं है। ये संभव नहीं है इस प्रकार से। यथा न अनौषधं किंचित देशजानां वक्षो यथा। तो देशज के बारे में कुछ भी द्रव्य अनौषध नहीं है, औषध सभी द्रव्य औषध है, ये जिस प्रकार का वचन है, द्रव्यम तत्त तथा वाच्यम अनुक्तम है यह। तो जो द्रव्य यहाँ पे बताया नहीं गया वो उस तरीके से उसके बारे में कहना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो उस जमाने में भी जितने द्रव्य उपलब्ध है, जितने द्रव्य खाए जाते हैं इस प्रकार से, उनके बारे में बताना मुश्किल था। तो अब की कंडीशन में तो ये और ही दुस्तर इस प्रकार का हो गया है। हाँ हाँ। अभी इतने सारे आहार द्रव्यों का प्रचलन है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन क्या क्या खा रहे हैं। एक स्वस्थ वृत्त के लोगों के लिए एक सर्वे स्टडी इस प्रकार का हो सकता है कि अभी फूड मॉल्स या फूड शॉप्स बहुत सारे हैं, और सभी जगह है, हर गली गली में फूड शॉप्स है। लोगों की पद्धति बदल गई, घर में खाना खाना, घर में खाना बनाना, ये सब मुश्किल हो गया। औरतें भी अब घर पे नहीं है, वो भी बाहर है। और पैसा हाथ में है, तो बाहर से सामान खरीदना, बाहर से खाद्य पदार्थ खरीदना, रेडी टू ईट इस प्रकार के जो आइटम्स है वो खरीदना। तो शायद हम इसके बारे में एक संशोधन करें कि ये कुरकुरे वगैरह से लेकर कितने पदार्थ प्रचलन में है, और उसमें ज्यादा पॉपुलर कौन से पदार्थ हैं, और फिर आगे जाकर वो कैसे बनते हैं। इसमें सस्ताई होना ये एक अलग चीज है,
इसमें टेस्ट होना, डेवलप करना, एडिक्शन उसका निर्माण करना, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। और मैकडोनाल्ड जैसी कंपनियां तो पूरे विश्व भर में फैली हुई है। केएफसी और मैकडोनाल्ड पूरे विश्व भर में फैली हुई कंपनियां। हाँ। और हमारे भी सभी शहरों में या फिर बड़े बड़े रास्तों पर ये सभी सहजता से उपलब्ध है। तो इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ये भी एक अहम काम है कि प्रचलन में क्या क्या है, आज लोग क्या क्या खाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से खाते हैं। ये अगर हम शॉपकीपर से या मॉल से जानकारी इकट्ठा करें कि ये सभी चीजें बिकी जाती है ज्यादा तौर पर, इस तरह से ये तो आसान होगा। सर्वे स्टडी में ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है। फिर लोगों पर उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी लोगों में है, और उन्हें कुछ उसके परिणाम दिख रहे हैं क्या, ये एक अलग चीज रही। लेकिन प्रचलन में क्या है ये भी सामने अगर आ जाए तो प्रायोपयोगिक वर्ग अभी बता सकते हैं। होटल्स में भी कौन से पदार्थ ज्यादा बिकने वाले हैं, पाव भाजी ज्यादा बिकती है या रगड़ा पैटिस वगैरह बिकता है, या इडली डोसा वगैरह ये चीजें बिकती है, या बिरयानी वगैरह बिकती है, क्या बिकता है ज्यादा। ये अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें आज के बारे में कुछ पता चले कि क्या क्या प्रचलन है। और फिर वो पदार्थ बनते कैसे हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये बॉबी वगैरह जो अभी तले हुए पदार्थ जो मिलते हैं पेट्रोल पंप पर या टोल नाका, या टोल नाका एक अजीब स्थानक है जहाँ लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और फिर प्रवास करते करते ये आसान हो जाता है ऐसी चीजें मुंह में डालते रहना इस प्रकार से। तो ये क्या क्या चीजें हो सकती है, ये एक बार अगर हम देख ले तो शायद इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। और किस तरीके से ये बनते हैं ये अगर हमें पता चले तो फिर उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, अच्छी चीजें कैसे बाजार में लाएंगे, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये काफी बड़ा प्रयास होगा जब ये वड़ा पाव से उतर कर शिव थाली या रोटी सब्जी दाल वगैरह वगैरह यहाँ पे उतर आए, तो भी मैं समझता हूँ ये अच्छा परिवर्तन है। अब उसमें पॉलिटिक्स कितना है और गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है वगैरह वगैरह, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन एक जमाना था कि जब ये जो सब बाहर रहने वाले लोग हैं, हॉस्टेलाइट्स हो या काम के जरिए अकेले रहने वाले व्यक्ति, वर्किंग वुमन वगैरह इस प्रकार के भी हो, तो उनको सुबह नाश्ते में क्या उपलब्ध है, पोहा उपमा इडली और बाकी कुछ चीजें इस प्रकार की है। तो क्या क्या चीजें बाहर मिलती है, दरवर्ण दोहे नोहे जाने से यज्ञ कर्म है विसर्ले सर्व, ये तो सही है। लेकिन कहीं जगह ऐसा है कि दूसरा कोई चारा नहीं है, और बहुत सारे जगह ऐसा है कि ये टेस्टी है, आसानी से उपलब्ध है, काफी कम दाम पे उपलब्ध है। वो कैसे बनते हैं क्या बनते हैं कोई सोचता नहीं है। इस प्रकार से। और पूरे विश्व भर में स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, पूरे विश्व भर में स्ट्रीट फूड ये एक अलग ही कंसेप्ट है। विदेशों में फिर भी उसके ऊपर काफी पाबंदी है, काफी नियम है उसके लिए। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कैसे भी बनाए और कैसे भी बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेचने के लिए इस प्रकार से। तो ये अगर रोजाना हो जाए
तो जरूर तकलीफ वाली बात बनती है। आप कभी एक आध बार खाएंगे तो उतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर रोजाना इसका सेवन हो शुरू हो जाए तो ये काफी आपत्ति वाली चीज इस प्रकार की है। और शीले चाली गोधूमय षष्टिक गांगिलम, ये जो बताया गया है कि जिसका शीलन करना उपयुक्त है, वो चीजें छोड़कर जिनका शीलन नहीं करना है वो ज्यादा प्रचार में आ रही है, और लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये उनके रोगों का कारण है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, लेकिन इन सभी का मूल इन खाद्य पदार्थों में है। इसके बारे में कोई सजग इस प्रकार का नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि स्वस्थ वृत्त के लिए जो भी विषय दिए जाते हैं उसमें ये काफी तरीके के सर्वे स्टडी हो सकते हैं कि किस प्रकार का खान पान, ये एक अहम चीज है। तो किस प्रकार का खान पान अभी प्रचलन में है, हाँ, और उसके कारण क्या है ये भी ढूंढना जरूरी है कि हाँ मुझे पसंद है इसलिए खाता हूँ, पैसे है, भूख लगती है तो खाता हूँ, वगैरह वगैरह कारण भी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। I have noticed one thing here in the US that they do a lot of snacking, ad hoc snacking. I feel that their food is not complete. Here it's a drive-through concept where they grab a burger on the contrary. I feel Indian breakfast, lunch, and dinner are filling. The problem is people prefer to eat quick meals like a piece of pizza need much lesser time to eat. ये ड्राइव थ्रू ये जो है ये एक सिस्टम बनाई गई है कि जब आप अंदर घुसते हैं उसी समय ऑर्डर दे दे, और एक चक्कर लगा के आप जब गेट पर आएंगे आउट के लिए तो आपके हाथ में पार्सल, पेमेंट पहले ही हो चुका है होता है, और सिर्फ आपको एक दो मिनट लगते हैं वहां से चक्कर लगाने के लिए, उतने में आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस प्रकार की है, और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से हम खाना खा रहे हैं ये हमारे सेहत को बिगाड़ रहा है। तो ये एक आवश्यक चीज है। विदेशात कोणतेही काम करायला लायसन्स लागते, भारतात खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्याला लायसन्स सक्ती करावी म्हणजे काही प्रमाणात क्वालिटी कंट्रोल येईल। ये है, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि परमिट राज एक पैसे खाने का बड़ा तरीका है गवर्नमेंट लेवल पे। जहां जहां कोई परमिट देना है, लाइसेंस देना है, तो वहां पे ये पैसे कमाने की संधि उनको मिल जाती है। और करप्टेड सीट नेशंस में भारत का नंबर काफी ऊंचा है। हम सबसे पहले नहीं है, यही अच्छी बात है, लेकिन काफी ऊंचे स्थान पर भारत है करप्शन में। तो इसको कैसे मिटाएंगे ये एक बड़ी चीज है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी प्रयास किए हैं, और काफी हद तक करप्शन पर रोक लगाई है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट पेमेंट टू द बैंक वगैरह वगैरह ये जो सब सुविधाएं उन्होंने लाई, और कैश पेमेंट पर काफी रोक लगाई, और बैंक के जरिए पेमेंट करो, ये भीम ऐप वगैरह जो सब निकाला है। तो करप्शन उससे काफी कम हुआ। नोटबंदी का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जो ब्लैक मनी था, घरों में पड़ा था, वो बैंक में तो कम से कम आ गया, क्योंकि वो घर पे रख के कुछ फायदा नहीं है किसी के भी नाम से, लेकिन वो बैंक में आ गया। ये एक बहुत बड़ा फायदा नोटबंदी का हुआ है, जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, या उसके बारे में ज्यादा उसके फायदे जो हुए हैं वो बता ही नहीं जाते।
लेकिन ये फायदा जरूर हुआ है कि जो पैसा लोगों के घर में पड़ा हुआ था वो प्रचलन में आ गया है, ये तो सही बात है। किसी के नाम से है क्या है ये अलग चीज इसमें है। गोधूम पण नित्यसेवनीयमध्ये आहे, पण आता ग्लुटेन ॲलर्जीमुळे बरेच जण ना गोधूम बंद करायला सांगतात। ये मेरे ख्याल में हाइब्रिडाइजेशन का परिणाम है। ये मूल हमारे जो बीज है गोधूम के हो या किसी अन्य की चीज हो, तो वो बेहतर ऑप्शन है। और हमारे हिसाब में गोधूम नित्य सेवनीय ही है। ये ग्लूटेन का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह के जरिए हुआ है, और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। ये एक आम चीज इस प्रकार के है। परमिट पेक्षा प्रबोधन अधिक उपयुक्त ठरेल। लेकिन कैसे कैसे और किस किस का प्रबोधन करें? मैं वैद्यों के प्रबोधन के लिए कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से, फिर भी कितने वैद्य बदले हैं। अगर वैद्य ही खुद बदलते नहीं है तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहना। इस प्रकार से। तो हमारे ग्रुप में भी अगर लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, नेचुरल या ऑर्गेनिक कम से कम ये नहीं खा रहे हैं, तो लोगों को क्या बताएंगे। और जंक फूड फास्ट फूड अच्छा नहीं है ये तो सभी जानते हैं, फिर भी कितने सारे लोग ये जंक फूड फास्ट फूड खाते रहते हैं। ये भी एक देखने की चीज इस प्रकार की है। तो अभी ये गुंतवणूक आरोग्यातली ये जो कंसेप्ट है इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, वो मैं वसा आरोग्याचा इस नाम से नई किताब लाने वाला हूँ, और उसका अंग्रेजी भी हो चुका है, ये भी अच्छी चीज है। तो अंग्रेजी वॉइस ओवर भी हुआ है और ये भी हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट भी हुआ है। तो उसको भी पब्लिश करने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो ये पूरे विश्व भर में फैल जानी चाहिए कंसेप्ट कि आरोग्य में इन्वेस्ट करो, आरोग्य में गुंतवणूक इस प्रकार की करो। और उसमें ये सब मुद्दे आ जाते हैं कि देसी गाय का ही दूध लेना, नैसर्गिक इस प्रकार का ही आहार लेना, चाहे वो अभी कम मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन उसका ये बढ़ जाएगा। गोधूम साथ में तो है, फिर क्यों हो रही ग्लूटेन एलर्जी। ये सब परिवर्तन आया है, ये हाइब्रिडाइज सीड के जरिए आया है। और हाइब्रिडाइज सीड के बारे में कोई बोलता नहीं। लोग ज्यादातर बोलते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के जरिए बोलते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर ने जो प्रयोग किया था, वो दो आइडेंटिकल खेत ले लिए थे, दोनों में शुरू में देसी बीज बोया था। और एक में पारंपरिक रीति से जो नैसर्गिक खाद वगैरह है वो चलाते रहे, और दूसरे में ये केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह चलाते रहे। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं हुआ, दोनों की फसल उतनी ही थी। जब इन्होंने हाइब्रिडाइज सीड लगाना शुरू कर दिया और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और वो लगातार 14 बरस प्रोडक्शन बढ़ता रहा। तो लोग पागल हो ही जाएंगे इस प्रकार से, अगर ये हम कुछ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं और हाइब्रिडाइज सीड का प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और जो देसी सीड वाला है वो प्रोडक्शन वैसा ही रहता है, लेकिन उसमें पानी की हानि नहीं होती, जमीन की हानि नहीं होती, बाकी जो नैसर्गिक शत्रु वगैरह जो है वो भी उसी प्रकार से रहते हैं। और इसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत ही नहीं रहती। ये तो हजारों बरस तक ऐसी ही खेती चलती आ रही है। ये अभी पिछले 40-50 वर्षों में इतना परिवर्तन इसमें आ गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और फिर उसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स, फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल, तो इससे सारा बिगड़ गया। आगे अब अगर हमें फिर से
इन बातों पर पहुंचना है तो उनका जो कहना है कि देसी सीड्स ही करो, देसी गाय का ही उपयोग करो। तो हमारे हाथ में बीज रहेगा, हमारे हाथ में हमारा ही पशुओं के लिए जो खाद्य है और फसल के लिए जो खाद्य है वो रहेगा। नैसर्गिक रूप से खेती होती रहेगी और सभी का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो ये पुराना गोधूम इस प्रकार का अगर लेते हैं, ग्लूटीन ग्लूटीन के बारे में भी अब ये जो सारे मुद्दे हैं उसके बारे में भी स्वस्थ वृत्ति में संशोधन होना है। ये हाइब्रिडाइज वैरायटी जो आई है इसके जरिए ग्लूटेन का प्रॉब्लम क्यों निर्माण हुआ अभी, ये देखने के लिए इस प्रकार से। और स्वदेशी और पर्यावरण पूरक या पर्यावरण संवर्धन, ये जो मैंने सीरीज चलाई थी उसमें फिर से हमें हमारे पारंपरिक पदार्थों को प्रयोग में लाना है। अभी रुजितो दिवेकर की जो मुलाकात हुई थी लोकसत्ता में, उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया था कि पारंपरिक पदार्थ ही अच्छे हैं, उनको फिर से प्रचलन में लाए, ये जंक फूड फास्ट फूड को छोड़ दो। अगर रेडी टू ईट आइटम्स बनाने ही है तो हमारे जो रेडी टू ईट आइटम्स है वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार से है, वो कम नुकसान करने वाले इस प्रकार से है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा टिकते नहीं है। अभी केवी पानसे सर का ये कहना था कि जो ज्यादा टिकते नहीं है, खराब हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। वो जो बात जानते हैं कि ये अच्छी खाने की चीज है, ये वो हम नहीं जानते। जो जल्दी खराब होने वाला है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा खाना है, ये समझ लेते हैं। और जो ज्यादा टिकने वाले हैं अभी की जो शक्कर है, वो चींटी उस पर जाती नहीं है, चींटी खाती नहीं आगे की शक्कर, वो समझ गए केमिकल है और ये अभी हमारा खाना नहीं रहा इस प्रकार से। तो गवत में ग्लूटेन कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं। राजेश दीक्षित यही कहते रहते थे, देसी बीज परंपरागत खेती के लिए संघर्ष संघर्षरत थे। ये गवत से आता है नहीं मालूम, देशी गवात ग्लूटेन मुक्त था, इतना त्रास होते हैं। मेरे ख्याल में नहीं रहेगा ग्लूटेन उसमें, उसकी पीड़ा होगी नहीं होगी अलग अलग है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के जरिए विटामिन D3 और B12 की समस्या उत्पन्न होगी है दूध के बारे में, उसी प्रकार सा रहेगा। और आगे भी बहुत सारे इस प्रकार से सामने आते रहेंगे कुछ वर्षों के बाद, इसके सब दुष्परिणाम जो है। और अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड का जमाना है, ये सरकी जो है कॉटन सी, तो उसकी पेंट इन जानवरों को दी जाती है, वो भी अभी बंद कर देना है, नहीं देनी है बिल्कुल इस प्रकार। आगे उसका क्या होगा नतीजा ये पता नहीं है किसी को। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो उससे भी और आगे है। और ये तो पूरा सत्यानाश कर दिया है उन्होंने। और हमारे खाने पीने के पदार्थ बदल कर हम खुद का नाश कर रहे हैं, ये किसी पे की भी ध्यान में नहीं। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः, आहार से ही शरीर बनता है और आहार से ही रोग होते हैं। तो जो हम खाएंगे उसी से हमारे घटक बनेंगे, धातु घटक बनेंगे। तो ये कैसी आपत्ति हो गई कि कुछ भी सोचे बगैर कुछ भी शरीर में डालो। और एलोपैथी डॉक्टर्स भी कहते रहते कुछ भी खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं है। ये बड़ा अजीब चक्कर है। तो इन सभी से अगर बाहर निकलना है तो बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी, आसानी से ये नहीं होगा। और चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले हमें ही शुरुआत करनी है। हम पहले निर्धारित करें कि जहां तक हो वहां बाहर का खाना नहीं खाए।
इसी प्रकार से प्लान करके निकले कि साथ में खाना लेके चले या किसी के घर पे खाना खाए, इस प्रकार से वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। अभी हर महीने में कोकण जाता हूँ तो मैं प्रिफर करता हूँ किसी के घर खाना खाना, बाहर खाना खाना अच्छा नहीं है इस प्रकार से। उसमें एक थोड़ी सी स्थिति रहती है कि हम दूसरों को कुछ कष्ट दे रहे हैं इस प्रकार से, और बार बार उसी फैमिली को कष्ट देना बराबर नहीं है इस प्रकार से। तो फिर भी ये सोचना चाहिए कि बाहर खाने से बेहतर ये रहेगा फिर भी इस प्रकार का। ग्लुटेन नसेल तर देशी धान्याचा प्रकार करण्यास हा चांगला मुद्दा मिळेल, प्रचार करण्याचा चांगला मुद्दा मिळेल, तथाकथित आधुनिक लोकांना पटवण्यासाठी। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि इस तरीके से स्वस्थ वृत्त को काफी काम करने लायक है, न केवल भारत में, अभी सभी देशों में इसके बारे में अच्छा काम कर सकते हैं। ये बड़ी लॉबी है अभी, जो सीड्स निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है क्योंकि ये बहुत सालों से प्रचलन में आया है। तो वो सब्सिडी कम कर देनी चाहिए, धीरे धीरे हटाकर वो पूरी बंद कर देनी चाहिए, और रासायनिक खाद के लिए, नैसर्गिक खाद के लिए, देसी गाय के बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक मुड़े, देसी सीड्स का प्रचार प्रसार होता रहे, सीड किसानों के हाथों में रहे, ये सबसे अहम चीज है। अभी वो डिपेंडेंट हो गए किसान इस प्रकार से, कर्जों में डूब कैसे गए, ये बड़ा षड्यंत्र इस प्रकार का है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, नहीं बीज उसका रहा, नहीं नैसर्गिक खाद रहा, नहीं मार्केटिंग रहा, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। तो उत्तम खेती ये जो पहले बताते थे वो तो चला गया, और सबसे कनिष्ठ खेती इस प्रकार की स्थिति आ गई। एक शीतल काका ने अजीब सवाल पूछा था कि आप में से किस किस का खेती से संबंध है, तो जिनका खेत था उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, तो उन्होंने बाकी लोगों को पूछा कि आप खाना नहीं खाते हैं? तो आप कैसे बता सकते हैं कि मेरा खेती से कुछ ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है? जो भी व्यक्ति खाना खाता है उसका खेती से ताल्लुक है ही। ये बात जब तक हम समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, तब तक हम उसके लिए क्या करना है ये नहीं सोच पाएंगे। अगर भारत को समृद्ध बनना है फिर से, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे लेकर चलना है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और आत्मनिर्भर भारत, ये जो कुछ योजनाएं हैं, उसके लिए स्वदेशी का जागरण होना बहुत जरूरी है। हम ऊंचे लोग भी अभी ऑलिव ऑयल खाने लगे, सोयाबीन खाने लगे, ये क्यों कर रहे हैं? हमारी जो फसल है उसी को हम ध्यान में रखें, उसी के बारे में सोचें। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ रागी बनती है, नाचनी बनती है, तो हम यहाँ से आटा लेके जाते थे गेहूं का या फिर ज्वार का। वो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी उससे बेहतर है हम वही का हमारी बनी हुई नाचनी ही खाए भाकरी के रूप में। यहाँ से आटा लेकर जाना वगैरह ये सब बातें बंद हो जाएगी। वहीं पे चावल उगाएंगे, उसी को चावल का खाएंगे, वहीं पे दाल भी कुछ हो सकती है तो वो भी करेंगे इस प्रकार से, तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, और इसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़े ये देखना है। हम में से जिन छात्रों के खेत है वो पहले इसके बारे में सोचना आरंभ करें
कि उनकी खेती को वो किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग आरंभ करते हैं, स्वयं निर्भर हो जाते हैं। फिर ये बाकी लोगों के लिए एक आदर्श होगा और वो भी इस तरीके से मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे। तो अभी के जमाने में जो किसान है वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, ये ज्यादा वृष्टि होगी, अब वर्षा हो गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो पूरा टूट जाएगा। जो अभी हो रहा है, इसीलिए खुदकुशियां हो रही है। तो इनमें से उसको बाहर निकालना एक अहम चीज होगी। और गोदान इसके लिए एक अच्छा काम है। हम किसानों को देसी गाय अगर उपहार में दे दे, भेंट दे दे, तो हमें भी पुण्य मिलेगा और वो भी उसके आधार खेती आरंभ करेंगे। ये एक सबसे अहम मुद्दा सरकार का है। तो पहले खुद को बदलना है, फिर लोगों को बदल सकते हैं। तो जो भी अभी इस ग्रुप में अभी भी नैसर्गिक खाना या कम से कम ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहे हैं, घर पे देसी गाय का दूध नहीं ले रहे हैं, वो तुरंत उसमें बदलाव लाए और देसी गाय का दूध और नैसर्गिक धान्य वगैरह जो है वो लाना शुरू करे। कम से कम ऑर्गेनिक, वो अगर नहीं मिलता है तो ऑर्गेनिक लाना शुरू करे। और उसके सोर्सेस ढूंढते रहे। तो वो कैसे बढ़े, किसानों को इस प्रकार से उत्तेजन किस प्रकार से मिले, इसके बारे में प्रयास करते रहे, तो धीरे धीरे ये माहौल बदलेगा। एकदम तो होने वाला नहीं है, लेकिन सुभाष पालेकर जैसे काम करने वाले लोग हैं, सुभाष पालेकर पर्टिकुलरली ये देसी सीड्स के लिए आग्रही इस प्रकार के हैं। तो वो अगर करते रहेंगे तो बेहतर इस प्रकार का होगा। अपने हाइब्रिडाइज दिखने में ज्यादा बड़ा होता है, दिखाव ज्यादा होता है, और ये इस तरीके से दिखने में ज्यादा नहीं अच्छा लगता, लेकिन टेस्ट में बहुत अलग रहता है, अच्छा रहता है, जल्दी खराब भी हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। ये सब चीजें है, फिर भी हमें यही इसी का प्रयोग करना होगा। अभी फिलहाल कल मैं केरले में गया था। हमारी छात्रा गीतांजलि, उसके मामा मामी वो है सिद्धार्थ भोसले, तो उसने बताया कि गीतांजलि के जरिए तुम्हारे जो विचार हमारे पास पहुंचते रहे, इसलिए हमने जर्सी गाय अभी छोड़ दी, देसी गाय को अपना लिया। अब मेन जो प्रोडक्शन है वो गन्ने का ही है, उसको हम धीरे धीरे कम करने वाले हैं, और ये जो बाकी फसलें हैं वो बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो ये अहम चीज है। I have convinced one friend and one relative for organic farming and keeping desi gai. My friend has already started in Bhor near Pune. He has purchased desi cows. My brother in Solapur district is already growing organic tur dal and now starting vanaspati farming.
and organic vegetables. In coming months, he is also starting desi cow ghee production. Good. I have started organic outlet. If anyone wants, I can provide bulk order. Okay. Genetically modified ही हाइब्रिडाइज्ड है क्या, या इनमें अंतर है, या ये तो और बहुत बुरा है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है, और मैकेनिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग ये नई शाखा खुली है अभी, और जीन्स के जरिए गुणधर्म में बदल लाना ये अभी काफी प्रचलन में आ रहा है। तो ये भयंकर है, निसर्ग के काफी खिलाफ इस प्रकार का है। तो ये वास्तव में बैन ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी भी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और इसमें ऐसा रहता है कि वैचारिक पोल्यूशन करते रहते हैं, वो कैसा अच्छा है और वो कैसा जरूरी है ये बताते रहते हैं और बुद्धिभेद करते रहते हैं। जिन्होंने इन सभी के बारे में पहले से ही सोच के रखा है वो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी आम लोग तो बदल जाएंगे, ऐसा है। तो इसका प्रचार प्रसार ही बंद कर देना चाहिए और पूरी तरीके से नैसर्गिक खेती में ही फिर से जाना है, यही सबसे अहम चीज इस प्रकार के लिए। तो लेकिन अभी कुछ कुछ हद तक ये सब बदल रहा है, इसमें संदेह नहीं है, काफी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन पूरी लोक संख्या जनसंख्या को देखते हुए ये बहुत छोटा प्रयास है, बहुत ही छोटा प्रयास है। फिर मैं मानता हूँ कि ये एक बार प्रोसेस शुरू हो जाए और बड़े पैमाने पर होने लगे तो काफी इसमें तरक्की इस प्रकार की हो सकती है। जैसे हमारे क्षेत्र में मैं परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे छात्र बने, अच्छे वैद्य बने इस प्रकार से, और वो वैद्य जब दूसरों को सिखाने लगेंगे तो अच्छे तरीके से वैद्य बनते जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन ये भी काफी अधूरा प्रयास इस प्रकार का है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो इसमें शामिल होने वाले कितने लोग हैं ये भी एक अहम चीज है। Issue of water pollution is a big problem. Polluted river water has to be used for farming. Chemicals in river water are going into crops. सही है। तो इसमें ऐसा है कि मैंने स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक ये जो सीरीज चलाई थी उसका भी ये अहम मुद्दा था कि जो भी हम करने की कोशिश करेंगे वो पर्यावरण संवर्धक होगा, पर्यावरण विनाशकारी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। अभी इसमें काफी मुद्दे ऐसे हैं कि वो ज्यादा आसान है, ज्यादा सस्ता है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, जो अनैसर्गिक इस प्रकार का है। तो हमें इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। वाटर फुटप्रिंट ये वैभव वाणी ने कल रखा था, और हर एक का वाटर फुटप्रिंट अवेलेबल है इस प्रकार से। तो हम बुरी चीजों के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक चीज है, और दूसरी जगह पानी को दूषित कर रहे हैं, और वो दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ वाटर वगैरह का प्रचार कर रहे हैं। चितौले का यह कहना था कि दूषित क्यों हो रहा है उसको रोको। तो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनका कम से कम होना, और ज्यादा महत्व जो है वो हमें देसी जो नैसर्गिक उपलब्ध साधन है उनके ऊपर देना, ये बहुत जरूरी है। सावंतवाड़ी में जैसे लकड़ी के खिलौने मिलते हैं और काफी वर्षों से ये प्रचलन में है और काफी अच्छा है, तो क्यों हम उसका रिप्लिका नहीं कर सकते हैं। सभी जगह प्लास्टिक के
इस प्रकार के खिलौने हैं। क्यों हम प्लास्टिक का खिलौना इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने बढ़िया खिलौने बनाए हैं लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, तो उनका प्रचार प्रसार होना जरूरी है, और उसकी रिप्लिका अगर होती रहेगी तो कुछ हद तक हम उस प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे। हम क्यों प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करेंगे? नहीं करना है वो हमें। ये शायद महंगा हो नैसर्गिक, फिर भी उसी का प्रयोग करना है। ये हमें ठान लेना है कि जो पर्यावरण संवर्धक है, पर्यावरण से अविरोधी इस प्रकार का है, निसर्ग का अंश है, वही लेना है। तो ये केमिकल्स के बारे में फिर संशोधन होना जरूरी है कि उस केमिकल्स के जरिए बना हुआ पानी या जो कुछ है उसमें, उस केमिकल्स का नाश कैसे करें। ये इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। बीच में आया था कि जीवामृत का प्रयोग, ये जो टॉयलेट्स वगैरह जो है सड़कों पर होने वाले, वहां पे करने से बदबू वगैरह एकदम दूर हो जाती है और नॉर्मल पानी जैसा हो जाता है। किसी शहर में प्रयोग किया गया, तो इन सारे प्रयोगों को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए इस प्रकार से। तो और ये मैन्योर जो है, उसको अगर ये गायें कम हो गई है, सोनखत जिसको कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान हमारे यहाँ वातावरण को, पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से भाव हैं? मल मूत्र एक अहम है और केमिकल्स एक अहम है। दोनों के दृष्टि से किस प्रकार से उनके ऊपर हम काबू पाएंगे, उनके ऊपर रोकथाम कर पाएंगे, ये सोचने की जरूरत है। और ये फिर भी एक स्वस्थ वृत्त का हिस्सा बन सकता है कि ये किस तरीके से हम पोल्यूशन को रोकेंगे इस प्रकार से। मेरा एक सुझाव इस प्रकार का था कि टॉयलेट का पानी अलग और बाथरूम का पानी अलग, इस प्रकार से अलग अलग चैनल्स उसके होने चाहिए। अभी उसमें बड़ी समस्या है वो साबुन की है। ये बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, और उसको कैसे निकालेंगे? कपड़ों के लिए इस्तेमाल में आने वाला साबुन और शरीर के इस्तेमाल में आने वाला साबुन, तो उसके बारे में थोड़ा ये उपटन वर्ग के बारे में सोचते हैं, बर्तन के जरिए शरीर के लिए कुछ सोच सकते हैं। और फिर से ये अरिष्ट का या रीठा और उसी प्रकार के जो है गोबर गैस कुछ वर्षों पहले प्रचारित हुआ, फिर जाने क्यों वो पॉपुलर नहीं हुआ। मैंने जो सुना है वो उसके जो गैस निकलती है, उसके प्रेशर बहुत कम रहता है। और हमारे पास जो गोबर अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें गोबर नहीं मिलता, हमें स्लरी मिल जाती है, वो खेती में काम में लाई जा सकती है। लेकिन गोबर डायरेक्टली जिस काम के लिए उपयुक्त तो होता है, जैसे कि अभी ये अग्निहोत्र के लिए, या फिर ये धूम स्टिक्स वगैरह इस प्रकार के बनाने के, अगरबत्ती बनाने के लिए, वो उसमें नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा है। तो लेकिन फिर भी जहाँ बहुत सारी गायें हैं वहां पे ये प्रचलन में ला सकते हैं शायद, ये गोबर गैस प्लांट, और उसके साथ में थोड़ा गोमय अलग करके उसका दूसरा कुछ निर्माण करना है, वो निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार से। हमें इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है, ये पहली चीज है। और सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रैक्टिकली करना है। तो उसमें दिक्कतें क्या है ये सामने आ जाएगा, और फिर उसका समाधान
किस प्रकार से होगा, उसके लिए हम मार्ग ढूंढेंगे। जब तक करेंगे नहीं, तब तक मुसीबतें क्या है उसका पता नहीं चलेगा, और जब तक उसका पता नहीं चलेगा तब तक उन मुसीबतों का हल क्या है ये भी हम नहीं सोचेंगे। तो करना, आरंभ करना, ये सबसे अहम चीज है। हाँ, और जैसे मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले हमें ही बदलाव लाना चाहिए, हम ही में बदलाव होना चाहिए, और फिर बाकी लोगों को हम सुधरने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं बदलेंगे तो बाकी लोग भी नहीं बदलेंगे। तो हमारा सभी का स्वास्थ्य, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे बाकी गाय वगैरह पशु हो, और हम हो, पानी हो और जमीन हो, इन सभी का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन सभी का अस्वास्थ्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जमीन खराब होगी, पानी खराब हो गया, तो हम हेल्दी रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं। तो एक खराब हो गया तो बाकी सब भी खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बात पक्की ध्यान में रखनी है कि हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, निसर्ग का हिस्सा इस प्रकार से है, और उसके जरिए हमें उसके बारे में सोचना, करते रहना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का। थोड़ा सा नंतर करिए। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो कुछ हद तक इसमें परिणाम निकल आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो नूनम् वैद्यवर्गो गाडी चालवणं ते महत्वाचं आहे का एवढं? विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।